नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। हम और आप बहुत सुन रहे हैं कि भारत में डिजिटल क्रांति की तैयारी है। मोबाइल और इंटरनेट में भारत इतना आगे बढ़ गया है कि घर घर डिजिटल क्रांति दस्तक देगी। अपना मानना है कि यह हम भारतीयों का मुंगेरी लाल के सपनों में जीना है। भारत में जो भी विकास होता है वह इतना आधा अधूरा वह बेईमानी भरा होता है कि आम आदमी या कि उपभोक्ता उसमें ठगा ही जाता है। जैसे मोबाइल और इंटरनेट की सेवाओं में शुरुआत से लेकर अब तक ग्राहक लूटा गया है। सरकार की डाक सेवा हो या प्राइवेट कंपनियों की कुरियर सेवा या मोबाइल और इंटरनेट सेवा, सब में भारत अराजक स्थिति में है। वाजपेयी सरकार, मनमोहन सरकार और अब मोदी सरकार, सभी के संचार मंत्री ग्राहक को अच्छी सेवा के वायदे करते रहे। पोस्ट ऑफिस के कायाकल्प की बातें हुई, मोबाइल कंपनियों को चेतावनी दी जाती रही, लेकिन नतीजा जीरो। भारत में आज शर्मनाक मोबाइल सेवा है। कॉल ड्रॉप और वायदे अनुसार डाटा कनेक्शन की सेवा न देने के बावजूद कंपनियां जनता से पैसा वसूलती है। ग्राहक के पास कंपनियों को जवाबदेह बनाने का रास्ता नहीं है। इन पर कोई रोक लगाने वाला नहीं। यह भी तथ्य है कि मोदी सरकार के बाद मोबाइल और कॉल सेवा ज्यादा खराब हुई है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद इस बात से बेहद खफा हैं कि उद्योगपति या सिविल सोसाइटी के लोग संसद के कामकाज में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन हालांकि सिर्फ विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाया। जनता दल यू ने इस बात पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी। उसने कहा कि थैली शाह लोग केंद्र सरकार की मदद कर रहे हैं और वे विपक्ष पर दबाव डाल रहे हैं कि वो संसद चलने दे। लेकिन अब सभी पार्टियों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। सांसद इस बात से नाराज हैं कि आखिर कैसे राहुल बजाज आदि गोदरेज जैसे उद्योगपतियों ने ऑनलाइन अभियान चलाया कि संसद में कैसे कामकाज होना चाहिए। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन कई पार्टियों के सांसदों ने इस संभावनाओं को भी खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे सकता है। गौरतलब है कि उद्योगपतियों और सिविल सोसाइटी के लोगों की एक संस्था एनजीओ फाउंडेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ नेशनल वैल्यूज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। इस संगठन ने बताया है कि पिछले सत्र में 2162 घंटे बर्बाद हुए हैं। इस याचिका पर सरकार ने अदालत को बताया है कि संसद चलाने में प्रति 2.5 मिनट 2.5 लाख का खर्च होता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज MN वेंकट चलैया, रतन टाटा, ई श्रीधरन आदि इसके सदस्य हैं। सांसदों का कहना है कि विधायिका की संप्रभुता का सम्मान सुप्रीम कोर्ट को भी करना चाहिए और देश के उद्योगपतियों को भी सोच समझकर कोई भी पहल करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा और अपनी छवि के बीच तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। एक तरफ तो वे अपने को गैर भाजपा और गैर कांग्रेस राजनीति का नेतृत्व करने वाला स्वाभाविक चेहरा मान रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी चिंता यह भी है कि अलग अलग प्रदेशों के क्षत्रप नेताओं के साथ गए तो छवि खराब होगी। तभी उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में ममता बनर्जी से मिलने के बाद उनके साथ डिनर कर लिया, लेकिन बुधवार को शरद पवार की बुलाई बैठक में शामिल नहीं हुए। केजरीवाल के करीबी सूत्रों का कहना है कि मुलायम सिंह यादव के साथ केजरीवाल खुद को नहीं देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार के मामले में भी केजरीवाल की यही दुविधा है। उनकी पार्टी के एक नेता का कहना है कि लालू प्रसाद की वजह से ये दूरी बना रहे हैं। नीतीश जब भी दिल्ली आते हैं तो केजरीवाल से मिलते हैं, लेकिन केजरीवाल बिहार जाकर प्रचार करने से हिचक रहे हैं क्योंकि नीतीश और लालू प्रसाद एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि केजरीवाल की पार्टी शरद पवार को लेकर भी अंदेशे में है। उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पवार कब भाजपा से हाथ मिला लेंगे इसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। जानकार सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल को ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, बाबूलाल मरांडी या नवीन पटनायक के साथ राजनीति करने में चिंता नहीं है, लेकिन लालू, मुलायम या पवार के साथ वे नहीं जाना चाहते हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद की भूमिका बढ़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी दोनों का भरोसा उनके ऊपर बढ़ा है। तभी बिहार विधानसभा के चुनाव में उनकी भूमिका बढ़ाई गई है। सीट बंटवारे की बातचीत में भी सक्रिय रहे और कहा जा रहा है कि टिकट के बंटवारे में भी उनकी भूमिका रहेगी। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली आई तो आजाद के साथ उनकी मुलाकात हुई। वे अकेले में आजाद से मिली। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि
पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की रणनीति तैयार कराने में भी उनकी भूमिका रह सकती है। जानकार सूत्रों का कहना है कि अल्पसंख्यक होने की वजह से बिहार और बंगाल की राजनीति में कांग्रेस उनको तरजीह दे रही है और इसी वजह से इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनको पसंद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान उनको उत्तर प्रदेश में भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। उनको महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने की भी चर्चा है। इसके अलावा उनके गृह प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका देखी जा रही है। कई जानकारों का कहना है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में पीडीपी और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में आजाद इकलौते नेता हैं जो प्रदेश में नया राजनीतिक समीकरण बना सकते हैं। वे पीडीपी के समर्थन से 3 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के कई नेता आगे भी कांग्रेस पीडीपी के तालमेल की संभावना देख रहे हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में कामकाज बाधित करने के लिए कांग्रेस की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि संसद सत्र में कांग्रेस का बर्ताव इमरजेंसी की तरह था। उन्होंने मानसून सत्र के आखिरी दिन आज एनडीए की बैठक में कहा कि कांग्रेस परिवार को बचाना चाहती है जबकि भाजपा देश बचाना चाहती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल हुए। संसद में कांग्रेस के रवैये को लेकर एनडीए के सांसदों ने आज लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संसद की कार्रवाई में बाधा डालकर देश के आर्थिक विकास को रोका है। इस मार्च में कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। ललित मोदी मामले में सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे और व्यापम मामले में शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग करते हुए कांग्रेस ने पूरे मानसून सत्र में कामकाज नहीं होने दिया। इससे सरकार जीएसटी सहित कई अहम बिल नहीं पास करा पाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी तब लगा था कि नरेंद्र मोदी में कोई बात है, लेकिन अब पता चला कि उनमें कोई दम नहीं है। संसद का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए खत्म होने के बाद आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को आईपीएल के पूर्व दागी कमिश्नर ललित मोदी को देश वापस लाने का मौका नहीं चूकना चाहिए। राहुल गांधी ने कल इस मसले पर संसद में बहस के दौरान भी सुषमा स्वराज और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं है कि वे सदन में आकर अपनी सीट पर बैठें। बाद में अरुण जेटली ने राहुल को निशाना बनाते हुए कहा कि वे बिना ज्ञान के विशेषज्ञ हैं। राहुल ने आज सुषमा स्वराज के आरोपों का भी जवाब दिया और कहा कि भाजपा पिछले 30 साल से उनके पिता के बारे में झूठे आरोप लगाती रही है। उन्होंने कहा कि देश की अदालत ने राजीव गांधी पर लगे सारे आरोपों को खारिज किया। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र में कामकाज नहीं होने देने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने बिना कारण कार्रवाई में बाधा डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ताकत नहीं बची है, इसलिए वो शोर मचा रही है। जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लोकसभा अध्यक्ष के आसन के सामने जाने पर भी निराशा जाहिर की और कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्य धारा की पार्टी की प्रमुख नेता सदन के वेल में पहुंच गयी। उन्होंने जीएसटी बिल का विरोध करने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये बिल कांग्रेस ने ही तैयार किया था, लेकिन अब वो इसलिए इसका विरोध कर रही है क्योंकि वो विपक्ष में आ गई है। केंद्र सरकार ने संसद के सत्र को फिर से बुलाने का विकल्प खुला रखा है। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में आज इस मसले पर विचार किया गया। कमेटी ने संसद के अनिश्चित काल तक स्थगित होने के तुरंत बाद सत्र के सत्रावसान की सिफारिश नहीं करने का फैसला किया। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार संसद के मानसून सत्र को फिर से बुला सकती है। असल में सरकार इस सत्र में वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी बिल पास कराना चाहती थी, पर कांग्रेस के लगातार हंगामे के कारण 3 हफ्ते तक कोई कामकाज नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि सरकार जीएसटी बिल पर सहमति बनाने की कोशिश करेगी और अगर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों की राय बनती है तो वो फिर सत्र बुला सकती है। सरकार ने मंगलवार को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया। अगले साल 1 अप्रैल से जीएसटी लागू करने का फैसला किया गया है, लेकिन अगर अभी बिल पास नहीं होगा तो इस समय सीमा पर भी इसे लागू नहीं किया जा सकेगा। गौरतलब है कि आज मानसून सत्र का आखिरी दिन था, लेकिन अगर सरकार इसके सत्रावसान की सिफारिश नहीं करती है तो अल्पकालिक नोटिस पर इसे फिर से बुला सकती है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारत में हर मामले में दिए तले अंधेरे की हकीकत है। संचार क्रांति, डिजिटल क्रांति की तमाम बातें नीचे अंधेरा लिए हुए हैं। जनता और उपभोक्ता के साथ धोखा और ठगी है। भारत में प्राइवेट क्षेत्र या कंपनियां बेहतर सेवा की गारंटी नहीं है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
पिछले महीने एक हफ्ते तक डिजिटल क्रांति का हल्ला रहा था। पूरे देश में डिजिटल इंडिया का अभियान चला। डिजिटल लॉकर का ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और उनकी टीम का अभिनंदन किया। लेकिन दूसरी ओर मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं की दुर्दशा से संचार क्रांति की हकीकत भी जाहिर हुई। भारत डिजिटल इंडिया का अभियान शुरू कर रहा है और उसी बीच करीब 2 दशक पुरानी संचार क्रांति का भट्टा बैठ रहा है। सरकार खुद भी इस बात को लेकर चिंतित है और मोबाइल कंपनियों को सख्त चेतावनी भी दी गई है। लेकिन कॉल ड्रॉप, नेटवर्क जाम होना, कॉल कनेक्ट नहीं होना, इंटरनेट कनेक्शन में मुश्किल और स्पीड की समस्या जस की तस है। यह हाल सिर्फ सरकारी सेवाओं का नहीं है, बल्कि मोबाइल सेवा देने वाली निजी कंपनियों की सेवाएं भी खराब हो गई हैं। बताया जा रहा है कि स्पेक्ट्रम की कमी से मोबाइल सेवा बिगड़ी है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य खतरों के प्रति लोगों की सावधानी बढ़ने से अब आबादी वाले इलाकों में मोबाइल टावर लगाना मुश्किल हो गया है। इसकी वजह से मौजूदा नेटवर्क पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया है। सवाल है कि कारण चाहे कुछ भी हो, अंततः उसका खामियाजा आम उपभोक्ता को भुगतना पड़ रहा है। कंपनियों ने सेवाओं की कीमत में कमी नहीं की है, जबकि गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। भारत में इंटरनेट की स्पीड दुनिया की औसत स्पीड की आधी भी नहीं है। असल में भारत में डिजिटल क्रांति के सामने 2 संकट हैं। पहला संकट गुणवत्ता का है और दूसरा सुरक्षा का। भारत में डाटा की सुरक्षा या व्यक्तियों की निजता का कोई कानून नहीं है। उसके प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं है। सुरक्षा का आलम यह है कि पाकिस्तान या चीन में बैठा कोई हैकर हमारे रक्षा मंत्रालय की साइट हैक कर लेता है। निजता के कानूनों की स्थिति ऐसी है कि देश के बड़े नेताओं और अधिकारियों की कॉल डिटेल कोई मामूली आदमी निकाल लेता है। ऐसे में अगर सरकार चाहती है कि लोग डिजिटल लॉकर में अपने सारे दस्तावेज रखें, तो उस पर कौन भरोसा करेगा? जहां तक गुणवत्ता का सवाल है, तो उसके लिए कंपनियां कोई खास प्रचार नहीं कर रही हैं। उनका प्रयास सिर्फ अपनी पहुंच बढ़ाने की है। वे उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं और इसमें वे लाइसेंस की शर्तों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। निजी मोबाइल सेवा प्रदाताओं की लाइसेंस शर्तों में यह बात है कि वे पहाड़ी, जंगली और दूर दराज के इलाकों में भी अपने टावर लगाएंगे या नेटवर्क का विस्तार करेंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। वे सिर्फ सुरक्षित इलाकों में नेटवर्क बनाते हैं और मोबाइल दूर दराज तक के इलाकों में बेचते हैं। इससे भी मौजूदा नेटवर्क पर बोझ बढ़ा है। पहले बहुत सुविचारित तरीके से सरकारी सेवाओं की कमर तोड़ी गई। यह काम संचार और डाक दोनों सेवाओं के साथ किया गया। उसके बाद कहा गया कि निजी कुरियर सेवा और निजी मोबाइल सेवा प्रदाता डाक और संचार की सेवा को सुधार देंगे, लेकिन उनका सारा जोर मुनाफा कमाने पर रहा, जिसकी वजह से डाक और संचार दोनों की सेवा चौपट हुई है। इसलिए अगर सरकार सचमुच इस मामले में गंभीर है, तो उसे सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों सुधार के लिए कोई क्रांतिकारी पहल करनी चाहिए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद संचार के क्षेत्र में दुर्दशा पर चर्चा करेंगे। भारत में जितने सुधार होते हैं, जितनी नई सेवाएं और वायदे हैं, वे टॉप पर प्रभावी सेवा का वायदा लिए होते हैं, लेकिन हकीकत में जमीन पर नीचे सेवा के नाम पर कचरा होता है। केंद्र सरकार नई नई पहल या कि इनिशिएटिव लेती है, लेकिन उपभोक्ता के साथ उल्टा सलूक होता है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल हैं। अनिल जी, भारत में इन दिनों डिजिटल क्रांति की बहुत बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने भी इसकी घोषणा की है, सरकार का मिशन है। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इसको लेकर बहुत कुछ कह चुके हैं। लेकिन ठीक विपरीत जो एक बुनियादी जो इस क्रांति की जरूरत है, इंटरनेट हो, मोबाइल सेवा हो, संचार की जो छोटी छोटी चीजें हैं, उसमें दिनों दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्या ये नहीं मानते? देखिए आज यही आश्चर्य की जो बात है, मोदी जो है उनकी विजन अच्छा है, उनकी मतलब जो सोच है वो भी ठीक है और जो वो चाहते हैं करना वो भी ठीक है, पर धरातल पर काम नहीं हो रहा है और यही लोगों की निराशा का कारण है। धरातल पर काम नहीं हो रहा है या धरातल की हकीकत भी उन्हें नहीं मालूम हो रही है? मुझे लगता है हकीकत मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे कोई आयातित या हवाई नेता नहीं है, जमीन से नीचे ऊपर से उठकर गए हैं। पर जो बात आपने कही, डिजिटल का जो काम है, हालत देखिए आप कि कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम है, कितना पूरा देश आज त्राही कर रहा पूरी तरह जो है, कॉल पूरी होती नहीं, कट जाती है। आदमी है, उसका मोबाइल नंबर ठीक है आता है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्या मोबाइल पर आ जाएगा। उसका झगड़ा होता है घर में पति पत्नी का, वो उसको कहेगा मोबाइल स्विच ऑफ है, वो कह रहा है मैंने स्विच ऑफ नहीं किया,
वो देता रहे सफाई, क्योंकि टेक्नोलॉजी को मानते हैं कि ये ठीक है, इसमें कोई दुर्भावना नहीं है, गलत नहीं है, 420 नहीं है, पर टेक्नोलॉजी धोखा दे रही है, कहीं ना कहीं खराबी है, मॉनिटरिंग नहीं है जी। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए कोल्ड ड्रॉप में सरकार ने कहा था कोल्ड ड्रॉप होगी तो उपभोक्ता को उसका लाभ दिया जाएगा, उसका चार्ज नहीं होगा, लेकिन चार्ज हजारों हजार करोड़ का फायदा कंपनियां उठा रही है। कंपनी का फायदा आप देखिए कि इंटरनेट जो है, जो मोबाइल पर लिया, कंपनी ने घोषित कर रखा है अपने रेट कार्ड में कि 28 दिन के लिए 1 GB 200 रुपए में, जब उपभोक्ता के पास आया 21 दिन 700 MB, वो उसको शिकायत करता है, वो कहता है उसको कोई जवाब एयरटेल वाला नहीं देता, उल्टे सुनने में उसको घंटों लग जाते हैं। जो टोल फ्री का सिस्टम बनाया है ये, उसको आप कॉल करिए, कोई जवाब उसको नहीं मिलता, 0 दबाइए, 1 दबाइए, 3 दबाइए, वेट करिए, होल्ड करिए, घंटा इतना खराब होता है। सचमुच में करोड़ों लोगों के बीच में जो उपभोक्ता है, उसके अंदर जो रोजमर्रा की जो अनुभव है वो इतना गहरा गंभीर है, और उसकी तरफ सरकार का या किसी भी संस्था का कोई ध्यान नहीं होना। अभी आप यहाँ देखिए, पोस्ट ऑफिस जो है और रेलवे, दो इस देश के बुनियादी अच्छे नेटवर्क रहे हैं और ब्रिटिश पीरियड से रहे हैं। तो आज डाकघरों की हालत ये है कि आप एक अकाउंट खुलवाने जाइए, वहां आपका आसानी से अकाउंट नहीं खुलेगा। सिब्बल साहब संचार मंत्री थे, वो उसका कंप्यूटरीकरण कर गए, वो कंप्यूटरीकरण आज तक अधूरा है, उसको लकवा मारा हुआ है, पासबुक में एंट्री नहीं होती, कोई किसी का खाता आसानी से नहीं खुलता। सरकार ने जो एजेंट्स के जरिए काम होता था, कमीशन बंद कर दिया, नेशनल सेविंग इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कहने के लिए बात दूसरी है, और यही रेलवे की सेवा की भी चरमराई हुई है पूरी तरह। आप जितने उनके सिस्टम है, आप ऑनलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन का आपके पास सिस्टम है नहीं। अब पोस्ट ऑफिस में आपने कहा हम उसको स्मार्ट स्टोर बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, उससे पासपोर्ट से लेकर बैंक से लेकर 10 तरह की बातें की गई। आप जाइए, वहां आपको पोस्टल ऑर्डर ही नहीं मिलता। वहां आज हालत ये है, इतनी खराब स्थिति है, सरकार का ध्यान ही नहीं है। प्राइवेट कुरियर सर्विस के मुकाबले पहले हम लोग स्पीड पोस्ट को ज्यादा विश्वसनीय मानते रहे, सरकारी है। आज हालत ये कि मैंने एक स्पीड पोस्ट भेजी दिल्ली में, वो आदमी दिल्ली के पते पर रहता है, उस पर लिख कर लौटा दिया 11 दिन बाद कि ये आदमी इस पते पर नहीं रहता, छोड़ के जा चुका है। तो ये जो हालत है, कोई देख नहीं रहा। 6-6 दिन बाद स्पीड पोस्ट डिलीवर कर रहे हैं और संचार मंत्री जी का ध्यान ही नहीं है। वो कह रहे हैं पोस्ट ऑफिस को हम आधुनिक करेंगे। लेकिन एक इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो प्राइवेट कंपनियों के बूते ये भरोसा था कि सरकार से बेहतर, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से बेहतर निजी क्षेत्र की कंपनियां सेवा दे सकती है। लेकिन मोबाइल कंपनियों का पिछले लगातार जिस तरह का अनुभव है, उससे क्या ये नहीं लगता कि इनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई के नाम पर इतना बड़ा धोखा है। आप उसका मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने कहा करोड़ों रुपए में, देखिए जो छुट्टियां आती हैं, पैकेज बेचते हैं, छुट्टी वाले दिन पैकेज खत्म हो जाता है, उपभोक्ता को पता ही नहीं कि पैकेज उस दिन काम नहीं करेगा, उसका सारा टॉक टाइम खत्म, वो होल्ड करे। कंप्लेंट का कोई मैनुअल सिस्टम नहीं है, उनके कहीं दफ्तर नहीं है, बस नंबर दे रखे हैं, उस नंबर पे आप सुबह शाम तक मिलाते रहिए, आपकी कोई किसी से बात नहीं होगी। तो ये जो नया सिस्टम डेवलप हुआ है, आज टावर्स नहीं है, टावर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक तरफ सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि ये टावर, इनका विकिरण जो है वो कैंसरस है। तो नहीं, लेकिन एक ये कि सरकार, निजी क्षेत्र की कंपनियां, ट्राई, ये सब जो है, ये जब पश्चिम के अंदर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, जो विकसित देश है वहां कंपटीशन के साथ में सेवा अगर 100% ठीक है, तो ये अपने यहाँ इस तरह के खतरे, इस तरह की आशंका और फिर वो न होना, ये कुछ अजीब बात नहीं है। अजीब बात मतलब आप उनको, कंपनी को कहिए कि वो अपना प्लॉट खरीदें या किराए पर लें, ऊंचे टावर लगाएं, वो छत खरीदते हैं, किसी की किराए पर लेते हैं। तो ये जो लालच है सस्ता और मतलब ये कि जैसे तैसे अपनी सेवा चालू करके और वसूलो बस। जो फोकस है व्यास जी, प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं सब, चाहे वो इंटरनेट का कनेक्शन है, चाहे वो ये मोबाइल सर्विस है, सेल्स तक तो उनका इंटरेस्ट है। और आफ्टर सेल सर्विस में कोई कंज्यूमर को, जैसे उसके खिलाफ उपभोक्ता अदालत में नहीं जा सकते। इस तरह की बातें जो छोटी छोटी, जो हर दिन हर पल जो पिंच करती है, उसकी फीडबैक की भी सरकार को कोई वो नहीं है व्यवस्था। मुझे लगता है जो एक तरह का जो नेटवर्क है सरकारी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, मान लो राजनीतिक सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मिलते होंगे प्रधानमंत्री से, कोई अपॉर्चुनिटी उनको होती होगी, या संचार मंत्री जी हैं, उनको ये वो क्यों नहीं इस बात को देखते कि उपभोक्ता राहत महसूस नहीं कर रहा है। उपभोक्ता को आप राहत देने की बात नहीं, राहत नहीं, उपभोक्ता भुनभुना रहा, मतलब वो एक तरह से जला रहा है। आप डिजिटल क्रांति की बात करने चले थे, और ठीक विपरीत उसका जो अनुभव वहां हो रहा है, वो उस पर रिएक्शन पैदा कर रहा है। आप व्यास जी बैंक में जाइए, वहां आपको पता लगता है सर्वर डाउन है, सुबह से शाम तक कोई काम नहीं होता, 2-2 घंटे 3-3 घंटे।
तो ये किस तरह की सेवाएं हैं, किस तरह की, आपने कहा हमारे यहाँ आईसीटी ये क्रांति है इस तरह की, तो कोई क्वालिटी मॉनिटरिंग नहीं है। जो भी दे रहे हैं वो सिर्फ पैसा बना रहे हैं और सरकार की मुझे लगता है इस पर फोकस नहीं है। सरकार बड़ी बड़ी बातें करके बड़े सपने दिखा रही है, लेकिन उसका वास्तविक लाभ मुझे लगता है कि आप राहत देना चाहते हैं, राहत के बजाय मतलब आप जो हकीकत, असली मुद्दा ये कि हकीकत क्या है और ऊपर मुगालता क्या है, ये बहुत भारी फर्क है। इसमें बहुत फर्क है व्यास जी। जी बहुत फर्क। जी अनिल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।